पीएम मोदी ने जारी की किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त। 7 लाख से अधिक किसानों के खाते में आए पैसे। तीन अगस्त को होगी उत्तराखंड के प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक। ड्रोन पॉलिसी सहित आएंगे कई प्रस्ताव। सीएम धामी करेंगे अध्यक्षता। करण महारा के वायरल वीडियो पर गरमाई राजनीति। कहा, गलत उद्देश्य से की गई छेड़छाड़। बीजेपी पर वीडियो को एडिट करने का आरोप। आगामी लोकसभा चुनाव 2023 के लिए उत्तराखंड में बीजेपी ने कसी कमर। कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार। सांसद निभाएंगे मुख्य भूमिका। बन्नाखेड़ा वन रेंज के बैल पोखरा में दिखा गुलदार। खेत में काम कर रही महिलाओं ने मचाया शोर। वन विभाग की टीम ने किया अलर्ट। और उत्तराखंड में भारी बारिश से 8 मकान ध्वस्त। लैंडस्लाइड से तबाही का मंजर। उफान पर नदी नाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। अब खबरें विस्तार से। खबर चमोली से है। चमोली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। अवैध रूप से कार से ले जाई जा रही शराब जब्त की गई है। 10 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया गया है। नशे का अवैध व्यापार करने वालों के खिलाफ अलर्ट। चमोली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस अधीक्षक ने की है कड़ी कार्रवाई। आपको बता दें, आबकारी नियम अधिनियम के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया है और वाहन भी सीज किया गया है। आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ इन दोनों अभियुक्तों पर और मामला दर्ज कर वाहन भी सीज किया गया है। तो चमोली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 10 पेटी शराब के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया गया है। यह अवैध शराब 10 पेटी जो मिली है, इसके साथ 2 अभियुक्त भी गिरफ्तार हुए हैं। इन पर आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है और इनके वाहन को भी सीज किया गया है। बात अगली खबर की। बद्रीनाथ मार्ग खोलने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को खोलने का कार्य फिलहाल युद्ध स्तर पर जारी है। फिलहाल पैदल यात्रियों के लिए मार्ग खुला है। भारी बारिश के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हुआ था। बद्रीनाथ मार्ग खोलने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। भारी बारिश के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग बंद किया गया है। ऋषिकेश से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को खोलने का कार्य लगातार जारी है। फिलहाल पैदल यात्रियों के लिए मार्ग खुला हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 पिछले 4 दिनों से बंद है। तो पैदल मार्ग खुला हुआ है। पिछले 4 दिनों से मुख्य मार्ग बंद है, जिस पर युद्ध स्तर पर प्रशासन कार्य कर रहा है, जिससे इस मार्ग को दुरुस्त किया जा सके और ये मार्ग सुचारू रूप से कार्य कर सके। अगली खबर नैनीताल से है। रोपवे में तकनीकी खराबी से 40 मिनट तक पर्यटक हवा में झूलते नजर आए। आपको बता दें, पर्यटकों में एक महिला और 5 बच्चों समेत 12 लोग सवार थे। अचानक से रोपवे के रुकने से केवल कार में फंसे पर्यटक दहशत में आ गए। खराबी ठीक न होने पर पर्यटकों को रेस्क्यू करके उतारा गया। कुमाऊं मंडल विकास निगम केबल कार प्रबंधन शुभम शर्मा ने बताया कि वायरिंग टूटने से रोपवे को रोक दिया गया ताकि केबल कार में सवार पर्यटक किसी भी हादसे का शिकार न हो। सभी को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया है। यहीं से खींच रहे जी। मैंने ऊपर गई हुई थी, थोड़ी देर में वहाँ बैठी। मैंने सोचा लाइट चली गई होगी। फिर मैंने उनसे पूछा, ट्रॉली अटकी हुई थी, मैंने उनसे पूछा ये चलेगी नहीं? उन्होंने कहा नहीं, ये खराब हो चुकी है, नीचे
भी ट्रॉली अटकी हुई है, तो वहाँ से बच्चों को रेस्क्यू कर रहे हैं, तो आप वहाँ से ले लीजिए। तो मैं नीचे आई, फिर मैंने बच्चे लिए। सुनी रावत है, ऊपर को जा रहे थे हमने तो सोचा पहले लाइट चलेगी, मैं बच्ची को लेने आई हूँ। तो सबसे पहले मुझे ही किया, हालांकि सेफ्टी से किया, लेकिन कुछ फॉल्ट आने की वजह से रेस्क्यू किया गया। 20 मिनट तो हो ही गया था। 20 मिनट बाद थोड़ा सा नीचे ऊपर थी ट्रॉली, थोड़ा नीचे लाई, उसके बाद रेस्क्यू किया गया। जब ये ट्रॉली ऊपर को जा रही थी तो हमें अचानक से एक नीचे काउंटर वेट है हमारा, जहाँ से सारा ऑपरेट होता है, वहाँ से हमें एक आवाज़ आई, मैकेनिकल साउंड आई। तो हमने जब चेक किया तो हमने पाया कि बैरिंग टूट चुका था, बैरिंग की आवाज़ थी वो। इस वजह से सेफ्टी साइड रह के हमने प्रिकॉशनरी बेस पे पैसेंजर ट्रॉली वहीं पे रोक दी और पैसेंजरों को रेस्क्यू कर दिया। इसमें सर 6 टूरिस्ट थे, 1 रेगुलर था जो ऊपर रहते हैं स्नो व्यू में, और 4-5 स्कूल के बच्चे। अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां इन दिनों नगर निगम लंबित कार्यों के शीघ्र निपटारे में लगा है। मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला स्वयं वार्डों में जाकर लंबित कार्यों का जायजा ले रहे हैं। वहीं अभी से निकाय चुनाव नजदीक होने का साइड इफेक्ट कहें या फिर जनता के लिए समर्पित कहें, इस बहाने लंबित कार्यों ने गति पकड़ ली है। रोजाना मेयर साहब निगम अधिकारियों के साथ बैठक ले रहे हैं, वहीं जनता दरबार भी लगा रहे हैं और समस्याओं को लगातार निस्तारित भी कर रहे हैं। उनके दरबार में आजकल आम जनता, व्यापारियों के साथ पार्षदों का भी जमावड़ा लगा रहता है, जो रोजाना अपनी समस्याओं के निस्तारण के लिए निगम के चक्कर काट रहे हैं। मेयर साहब का कहना है कि लंबित कार्यों में स्ट्रीट लाइट की समस्या सबसे बड़ी है और इस कार्य में तेजी लाई जा रही है। कार्यदायी संस्था को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि अगर समय से कार्य पूर्ण नहीं किए गए तो उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। अगर नगर निगम के पास उचित व्यवस्था नहीं होने पर ये भूमि उद्योग व्यापार मंडल को कहीं भी भूमि उपलब्ध करा दी जाए तो संगठन सारी व्यवस्था अपनी तरफ से करने को सहज तैयार। देखिए, नगर निगम क्षेत्रांतर्गत लगभग सभी कार्यों को नगर निगम करता है और उसकी समीक्षा भी समय समय पर करता है। चूँकि जनहित से जुड़े हुए मसले हैं, जनहित से जुड़ी हुई विषय समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निराकरण नगर निगम अपने स्तर से करता है। जो निगम स्तर से नहीं होती उस स्तरों पर हम प्रशासन और शासन स्तर से उन कामों को कराते हैं। और लगभग सभी कार्य, चाहे वो पेयजल पुनर्गठन के हों, चाहे सीवरेज के हों, चाहे आपके पार्क्स के हों, चाहे विद्युत हो, स्ट्रीट लाइट हो, सभी अपने अपने तरीके से गतिमान है। अगली खबर लक्सर से है, जहां लक्सर व खानपुर में आई बाढ़ से लोगों को 10 साल पीछे कर दिया है। जहां लोगों के खाने पीने के सामान के साथ किसानों की फसलें तबाह हो गई हैं। वहीं लक्सर के शुगर मिल कॉलोनी में बाढ़ के पानी, आपको बता दें, बाढ़ के पानी भर जाने से घर में रखे इलेक्ट्रॉनिक सामान, कपड़े, फर्नीचर भी खराब हो गए हैं। जबकि कई हफ्ते बीत जाने पर भी लक्सर तहसील प्रशासन का कोई भी कर्मचारी बाढ़ प्रभावित लोगों के नुकसान का आकलन करने तक नहीं पहुंचा है। लोगों में तहसील प्रशासन के प्रति रोष देखने को मिल रहा है। साथ ही लोग मांग कर रहे हैं कि उनके हुए नुकसान का मुआवजा तहसील प्रशासन उनको दे, ताकि उनको कुछ मदद मिल सके और उनकी जीविका भी चल सके। नहीं, अभी तो कोई नहीं आया चेक करने के लिए। नुकसान तो सब कुछ ही हो गया, बेड, इलेक्ट्रॉनिक सामान कोई भी नहीं रहा, अलमारी लकड़ी की सब खराब हो गई, बिस्तर वगैरह, कपड़े पहनने के जो सिंथेटिक हैं वो तो बचे हैं, लेकिन कॉटन के, सिल्क के सब बेकार हैं। और तो और बर्तन वगैरह भी सब डैमेज हो गए, वो भी कुछ नहीं है। टाउन या फिर कोई अधिकारी कुछ अभी तक तो कोई नहीं आया। खाने पीने में कुछ फर्क नहीं, खाने में तो ले आया, नहीं, कुछ भी मतलब कोई भी नहीं आया अब तक। और नुकसान तो सारा ही है। अब फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वगैरह सब भी, मतलब बर्तन वगैरह भी, और जो घर में राशन रखा था वो भी, और अभी तक किसी की तरफ से कोई भी नहीं। अब यहाँ इतने मच्छर हो रखे हैं, अब तक इसमें दवाई भी नहीं छिड़की गई है। मतलब अब यहाँ मच्छर इतने ज्यादा है, कुछ भी मतलब कुछ ऐसा खास वो नहीं मिल रहा है अभी सरकार की तरफ से या किसी भी तरफ से कुछ भी। जब आई थी तब कितना पानी था? तब 6 फीट पानी था क्वार्टरों में, तब 6 फीट पानी था। हम सब तुरंत भागे, निकल के फटाफट हरे कृष्ण मंदिर में जाके रुके हैं। वहां जाके फिर वहां हम 11वें दिन आए अपने कॉलोनी में, तब जाके यहाँ रहना स्टार्ट करा हमने। उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड हाई कोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के स्टिंग प्रकरण की सीबीआई से जांच कराने के मामले में दर्ज याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की एकल पीठ ने सुनवाई के बाद अधिवक्ता द्वारा शपथ पत्र पेश करने की मांग की गई, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने 4 सप्ताह का समय देते हुए मामले की सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी। मामले के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उच्च न्यायालय में
याचिका दायर कर कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान कुछ लोगों ने उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए हैं, जिसकी वजह से उनकी सरकार गिर गई थी। राष्ट्रपति शासन के दौरान तत्कालीन गवर्नर द्वारा तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी के खिलाफ जो सीबीआई जांच की अनुमति प्रदान की गई थी, उसको माननीय हरीश रावत जी द्वारा यहां हाईकोर्ट में याचिका दायर करके चुनौती दी गई है। आज ये मामला यहां लिस्ट था, जिसमें हरक सिंह रावत के अधिवक्ता द्वारा कोई एफिडेविट फाइल करने के लिए समय की मांग की गई। इस पर माननीय कोर्ट ने मामले की नेक्स्ट डेट 31 अगस्त फिक्स कर दी है। अब बात अगली खबर के उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में इस बार हुई भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हरिद्वार के लक्सर और खानपुर क्षेत्र में बाढ़ के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित कई मंत्रियों द्वारा क्षेत्र का दौरा कर बाढ़ प्रभावित लोगों को हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया गया, मगर विपक्ष सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों पर सवाल खड़े कर रहा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों के लिए कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर उत्तराखंड कांग्रेस द्वारा 11 सदस्यीय अनुशासन समिति का गठन किया गया, जो सरकार द्वारा दी जा रही राहत का आकलन कर लोगों को होने वाली समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का कार्य करेगी। जब हरिद्वार में बाढ़ की विभीषिका आई थी, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रदेश अध्यक्ष जी को निर्देशित करके स्थल निरीक्षण करने के लिए भेजा था। आदरणीय रावत जी खुद स्थल निरीक्षण के लिए आए थे। इसके बाद पार्टी ने एक निर्णय लिया, क्योंकि लगभग हरिद्वार जनपद के पूरा ही क्षेत्र इससे प्रभावित है, तो एक 11 सदस्यीय समिति का गठन किया है। आज उस 11 सदस्यीय समिति की बैठक थी। हमने इस बैठक में ये निर्णय लिया है कि क्षेत्र की विस्तृतता को देखते हुए हम 5 या 6 सब कमेटी नियत करेंगे, जो प्रभावित क्षेत्रों में जाके प्रभावित लोगों से मिलके इस बात का आकलन करेंगी कि क्या नुकसान हुआ है, उन लोगों को सरकार की तरफ से कुछ सहायता दी गई है, नहीं दी गई है, कहाँ अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है। रुक करेंगे अगली खबर का। हरिद्वार में लघु व्यापार एसोसिएशन के आह्वान पर तुलसी चौक पर हरिद्वार पंचपुरी क्षेत्र के रेडी पटरी के स्ट्रीट वेंडर्स लघु व्यापारियों ने भारी संख्या में इकट्ठा होकर उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा वेंडिंग जोन पर आपत्ति नोटिस निरस्त किए जाने की मांग को लेकर यूपी सिंचाई विभाग एसडीओ के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन और घेराव कर एसडीओ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पर ज्ञापन दिया। लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा का कहना है कि यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना, राष्ट्रीय पथ विक्रेता संरक्षण अधिनियम, राष्ट्रीय आजीविका मिशन का उल्लंघन करते हुए हरिद्वार नगर निगम द्वारा विकसित किए गए वेंडिंग जोन पर आपत्ति नोटिस देना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 1 सप्ताह के भीतर उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा वेंडिंग जोन के नोटिस निरस्त नहीं किए गए तो एसडीओ के कार्यालय पर तंबू गाड़ के अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। हमारे प्रदेश के महामंत्री इसको पढ़कर सुनाएंगे। उसके बाद एक 25 मई 2016 को उत्तराखंड सरकार द्वारा एक जियो जारी किया गया, एक शासन आदेश जारी किया गया, जिसके अकॉर्डिंग तमाम उत्तराखंड के नगर निकायों द्वारा वेंडिंग जोन बनाए जा रहे हैं। उसी परिपाटी को अपनाते हुए हरिद्वार नगर निगम द्वारा कोविड के दौरान 19 के दौरान जब यहाँ पर कुंभ मेला के आयोजन हो रहे थे, उस टाइम पर यहाँ पर जो है टीवीसी की बैठकें हो रही थी और टीवीसी की बैठकों में ये निर्णय लिया जा रहा था कि कहाँ कहाँ वेंडिंग जोन बनेंगे। अभी हाल ही के अंदर जो हमारे वेंडिंग जोन बने हैं, 3 वेंडिंग जोन, एक ललतारो पुल पर हमारा वेंडिंग जोन है, दूसरा रोड़ी बेलवाला में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा धामी जी की पिंक वेंडिंग जोन है, तीसरा जटवाड़े पुल का हमारा वेंडिंग जोन है। तीनों वेंडिंग जोन जो है उसको हटाए जाने के इन्होंने आदेश किए हैं। सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश ने नगर निगम को लिख कर दिया है, और जबकि नगर निगम ने पहले जब इन्होंने पत्र दिया उसका जवाब इनको दे दिया गया, उसके बाद भी इन्होंने जवाब पे दोबारा पत्र लिखा है। तो हमारा सीधा सीधा कहना यह है कि योगी जी इसका संज्ञान लें। आज हम योगी जी को अपना जो है मेमोरेंडम दे रहे हैं, मांग पत्र भेज रहे हैं। तो सीधा सीधा जो है आज हमारा गिराव है। यदि अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाता है, आने वाले दिनों में धरना किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा, अनिश्चितकालीन गिराव किए जाएंगे और उठा नहीं जाएगा।
अब बात करेंगे अगली खबर की। डोईवाला क्षेत्र में नए शहर बनाने की खबरों के बाद जिस तरह से डोईवाला में स्थानीय ग्रामीणों और किसानों द्वारा पिछले दिनों से लगातार पंचायतों व बैठकों का दौर जारी था, तो वहीं नए शहर बनाने की बात का खंडन करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री के बयान के बाद भाजपा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जहां मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया, तो वहीं लोगों को भी भ्रम से दूर रहने की अपील भी की। इसमें राजनीति हो रही थी और जितने कम समय में आंदोलन शुरू और समाप्त भी हो गया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने शहरी विकास मंत्री जी को, धामी जी को और सांसद जी को, क्योंकि ये भ्रम की स्थिति कार्यकर्ताओं में भी थी और सभी में इन्होंने आक्रोश फैलाया, भ्रामक प्रचार करके, क्योंकि इसकी कोई अधिसूचना नहीं थी, कोई प्रमाणिक अभिलेख भी नहीं था और आम जनमानस की भावनाओं से खेलकर उनको एकत्रित किया गया। लेकिन हम जनमत का सम्मान करते हैं। जो किसान भाइयों के बीच में भ्रम की स्थिति हुई थी और धामी जी और हमारी सरकार और हमारे सारे पदाधिकारी आपस में सरकार के संपर्क में थे और आज वो भ्रम की स्थिति दूर है। लोगों को कांग्रेस का चेहरा बिल्कुल सामने आ गया है कि वो निकाय चुनाव आगे हैं, उनके पास कोई मुद्दे तो थे नहीं। उन्होंने इसमें आम जनमानस की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके इस मामले को भड़काया। देखिए, कुछ राजनीतिक दल जो भोले वाले किसान हैं क्षेत्र के, उनको दिग्भ्रमित करके और इस तरीके से उन्होंने चलाया कि यहाँ पर एरो सिटी और इंटीग्रेट सिटी के नाम पे भूमि का अधिग्रहण होने जा रहा है और लगातार किसानों को दिग्भ्रमित किया गया अनाउंसमेंट के माध्यम से और क्षेत्र में जाकर नुक्कड़ सभाएं करके किसानों को डराया गया कि सरकार आपका मकान तोड़ देगी, सरकार आपकी ज़मीन का अधिग्रहण कर लेगी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय केंद्रीय कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी द्वारा इसमें बयान भी आ चुका है कि कोई एरो सिटी, कोई इंटीग्रेट सिटी डोईवाला में या मांझी ग्रांट में नहीं बन रही है। उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करेंगे अगली खबर की। खबर कालाडूंगी से है, जहां दिन दहाड़े गुलदार के दिखने से दहशत फैल गई है। खेतों में धान रोप रही महिलाओं में चीख पुकार मच गई। महिलाओं की आवाज़ सुनकर पहुंचे ग्रामीणों को देखकर गुलदार पेड़ के पीछे छुपकर बैठ गया। इसके बाद ग्रामीणों ने सूचना वन विभाग को दी। वन विभाग की टीम ने अभियान चलाकर कड़ी मशक्कत के बाद गुलदार को पकड़कर वन रेंज कार्यालय चूना खान ले गए। सूचना प्राप्त हुई कि बेलपोखरा एक गांव है, हमारा बेलपड़ाव में बेलपोखरा एक गांव है, वहां पर गांव के अंदर जो है टाइगर आके बैठा हुआ है खेत के किनारे पर। तो जैसे ही ये सूचना प्राप्त हुई वह तत्काल जो है अपनी टीमों को अलर्ट किया गया। सारी जो हमारी रेस्क्यू टीम्स जितनी हैं, अलग अलग रेंजों की सारी रेस्क्यू टीमों को बुलाकर वहाँ पे इकट्ठा किया गया। उसके अलावा जो हमारे वेटनरियंस हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए जो जिनको हम लोग लगाते हैं वो उनको भी बुला करके सारे सामान के साथ में, साजो सामान के साथ में वो लोग आ गए और जो प्रॉपर तरीके से उसको एक बहुत प्रोफेशनल तरीके से उसको रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू करके अब हम उसको यहाँ चूना खान लेकर के आ गए। चूना खान हमारा इको टूरिज्म सेंटर है। अब यहाँ पे अब उच्च अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार में इसका आगे का क्या किस तरह की कार्रवाई होगी ये देखना है। अगली खबर नैनीताल से है, जहां रोटरी क्लब ने एक नई पहल की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री के मिशन बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के तहत क्लब ने 5 छात्राओं की 12वीं तक की पढ़ाई का जिम्मा लिया है। रोटरी मंडल अध्यक्ष विवेक गर्ग ने बताया है कि मोहनलाल शाह बालिका विद्यालय की 5 छात्राओं की कक्षा 6 से 12 तक की पढ़ाई, यूनिफॉर्म आदि की जिम्मेदारी क्लब उठाएगा। रोटरी क्लब नैनीताल के अध्यक्ष नरेंद्र लामा के छात्राओं को साल भर की फीस की धनराशि का चेक वितरित किया। कानपुर से आए रोटरी मंडल अध्यक्ष विवेक गर्ग ने कहा कि रोटरी क्लब लोगों में विश्वास बढ़ाने के साथ ही नए आयाम स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें स्कूलों में कंप्यूटर लैब, हॉस्पिटल में मरीजों को मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है उन स्कूलों को रोटरी क्लब हैप्पी स्कूल बनाने जा रहा है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के तहत आज हम लोगों ने यहाँ पे एक कार्यक्रम अभी किया। कुछ बच्चों को स्कॉलरशिप बांटी गई है। उसके अलावा रोटरी क्लब नैनीताल बहुत अच्छे कार्य कर रहा है, चाहे हॉस्पिटल हो, जहाँ अभी एक कंप्यूटर लैब हो, तो लोगों में एक चेतना का, विश्वास का एक वो पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है। और जिस तरह की इस साल का हमारा नारा है क्रिएट होप इन द वर्ल्ड, तो उम्मीद की जो किरण जगाने का काम हम
करने का प्रयास कर रहे हैं। हैप्पी स्कूल्स बना रहे हैं। हैप्पी स्कूल का मतलब ये है ख़ास तौर पे जो सरकारी स्कूल हैं, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जहाँ पे सेवाएं सही रूप से नहीं मिल पा रही हैं, कि जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है, उसमें काम करने के लिए हम लोगों ने एक बहुत बड़ा मिशन उठाया है। हर क्लब को हम कहते हैं कि आप एक हैप्पी स्कूल बनाइए, कि जिसमें कि जब आप वहाँ जाएं तो आप बच्चों को लगे कि हैप्पीनेस हैपेंस हियर एंड दैट इज़ व्हाट इज़ हैप्पी स्कूल ऑल अबाउट। अब बात अगली खबर की। हल्द्वानी नगर के युवा खिलाड़ी के नाम पर एक बड़ा कीर्तिमान जुड़ गया है। हल्द्वानी निवासी 5.5 वर्षीय तेजस तिवारी विश्व के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। इसकी घोषणा अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा की गई है। तेजस ने इससे पहले कई प्रतियोगिताओं में कमाल का प्रदर्शन किया है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की सूची में उन्हें 1149वीं रैंकिंग प्राप्त हुई है। इस सूची के सामने आने के बाद तेजस के परिवार को बधाइयां मिल रही हैं। हल्द्वानी के सुभाष नगर क्षेत्र में रहने वाले तेजस तिवारी के पिता का नाम शरद तिवारी और मां का नाम इंदु तिवारी है। उनके पिता एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उनके पिता भी शतरंज के खिलाड़ी रह चुके हैं और कुमाऊं विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। और मैंने सब कुछ चेस पापा से ही सीखा है। मुझे बड़े होके ग्रैंड मास्टर बनना है और वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराना है। मैम, तेजस सबसे यंग खिलाड़ी बना है चेस में, किस तरीके से देखते हैं, कैसा लग रहा है आपको? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। हमने तो कभी सोचा ही नहीं था, सब यही था रोज ही कि ग्रैंड मास्टर बनेगा पहले, लेकिन ये तो अचानक से बहुत बड़ी खुशी मिली है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है तेजस ने। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत हमारे हल्द्वानी शहर के लिए, प्रदेश के लिए और पूरे देश के लिए बहुत गौरव की बात है कि इतना छोटा बच्चा देश का नाम रोशन कर रहा है। पूरे वर्ल्ड में ये FIDE रेटिंग में यंगेस्ट प्लेयर बना है। इसने लॉकडाउन के समय लगभग 3.5 साल का होगा, 3.5 का, तो तब से खेलना शुरू कर दिया, मतलब तब से सीखना शुरू कर दिया था लॉकडाउन के समय से। अब बात अगली खबर की। किसानों ने SDM तुषार सैनी के माध्यम से प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को मांग पत्र सौंपा है, जिसमें सभी मध्यम, छोटे व सीमांत पुरुष और महिला किसानों और खेतीहर मजदूरों के लिए प्रतिमाह 10,000 पेंशन योजना लागू करने, किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज हुए मुकदमों को वापस लेने के साथ ही आंदोलन में शहीद हुए किसान के परिवारों को मुआवजा देने, स्मार्ट सिटी, ऑल वेदर रोड, विद्युत रेलवे, केदारनाथ बद्रीनाथ नवनिर्माण योजना पर रोक लगाने की मांग। इसके साथ ही किसानों ने वर्षों से वन, सिंचाई, ग्राम समाज जैसी अन्य भूमि पर काबिज किसानों मजदूरों को मालिकाना हक देने, एक वर्ग 4 के पट्टे की भूमिका को लेकर किसानों की जमा लंबित पत्रावलियों का निस्तारण किए जाने, गन्ना मूल्य 500 रुपये प्रति क्विंटल किए जाने के साथ भुगतान 14 दिन में किए जाने की आदि तमाम मांगे रखी। जो है उनको मालिकाना हक से बेदखल किया। संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग है और ये 15 सूत्री मांग पत्र जो सेंटर में, जिसमें 13 महीने वहाँ आंदोलन भी होता रहा है, वो मांगे इसमें सब है। SK जो हमारा C2 फार्मूला है, जो स्वामीनाथन ने सरकार को दिया था, तो सरकार ने माना था कि हम इसको स्वामीनाथन को लागू करेंगे और सरकार ने अभी तक इसको लागू नहीं किया। C2 में ये कि 1.5 गुना रेट, जो हमारी लागत का 1.5 गुना हमें किसानों को दिया जाए, उस पर MSP बनाई जाए। उस पर ये MSP भी नहीं बना रहे। दूसरी MSP जो है वो हमारे लागू ही नहीं। तो उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज़ इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ।